आज के इस न्यू वीडियो में हम साइंस का 10 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे, जो कि यह बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। यह पार्ट नंबर 3 है। अगर आप लोग पार्ट नंबर 1, 2 नहीं देखे हैं तो जाकर देख लीजिए उसको। और यह क्वेश्चन नंबर 21 से स्टार्ट होगा, क्योंकि यह 10-10 क्वेश्चन का ऐसी सीरीज है। और उसमें पहले 10-10 दो वीडियो में करा दिए हैं, तो 20 हो गया। और यह 21 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट होगा। और आज के इस वीडियो से आप लोगों के एग्जाम में 2024 के एग्जाम में साइंस से 2 क्वेश्चन यहाँ से रहेंगे जरूर। तो आप लोग इसे लिख कर ठीक से याद कर लीजिएगा। अगर लिखे होंगे कॉपी में तो उसको रिवाइज कर लीजिएगा, क्योंकि यह काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है 21 नंबर से स्टार्ट करते हैं कि गोलीय दर्पण के मुख्य फोकस को परिभाषित करें। गोलीय दर्पण के मुख्य फोकस को परिभाषित करें। तो गोलीय दर्पण का मुख्य फोकस क्या होता है, यहाँ पे देखिए। जैसा कि यह अवतल दर्पण होता है, आप लोग को पता है। और यह प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष है। तो इसके जब प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष के समांतर कोई किरण जाती है तो वो दर्पण से टकराती है, और टकराने के बाद किससे होकर लौटेगी, तो फोकस से होकर लौटती है। तो जब प्रधान अवतल दर्पण में प्रधान अक्ष के समांतर, यह प्रधान अक्ष के समांतर किरण है, कोई किरण जाती है और दर्पण से टकराती है, और टकराने के बाद प्रधान अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है उसे क्या कहेंगे, तो उसे कहेंगे फोकस। फोकस कहेंगे। तो यही परिभाषा लिखे हैं कि अवतल दर्पण के प्रधान या मुख्य अक्ष, इसी को बोलते हैं। तो अवतल दर्पण के प्रधान या मुख्य अक्ष के समांतर आती हुई किरणें, यहाँ पे चित्र देखिएगा। अवतल दर्पण के प्रधान अक्ष के समांतर है आती हुई किरणें, दर्पण से आती हुई किरणें जब दर्पण से टकराती है, जब दर्पण से यहाँ टकराती है और टकराने के बाद प्रधान अक्ष के जिस बिंदु पर, मतलब प्रधान अक्ष ये वाला है, और प्रधान अक्ष के जिस बिंदु पर परिवर्तित मतलब मिलती है, पड़ती है, उस बिंदु को मुख्य अक्ष कहते हैं। तो यह इसका आंसर हो गया। और कह देता कभी कभी कि गोलीय दर्पण के मुख्य फोकस, वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी दोनों तीनों को परिभाषित करे। तो फोकस दूरी कहता है, तो यह फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी को क्या कहेंगे, यह फोकस कहेंगे। और यह जो है मुख्य फोकस है। तो यह मुख्य फोकस का परिभाषा था कि अवतल दर्पण के प्रधान अक्ष के समांतर आती हुई किरणें जब दर्पण से टकराती है और टकराने के बाद प्रधान अक्ष के जिस बिंदु पर पड़ती है उस बिंदु को मुख्य फोकस कहते हैं। तो इस बिंदु को मुख्य फोकस कहेंगे, और मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी होगी जो उसे फोकस कहेंगे। यहाँ पे इस बिंदु से इस बिंदु के बीच की दूरी जो होगी मुख्य फोकस। और वक्रता त्रिज्या, दर्पण जिस खोखले गोले का एक भाग होता है उस खोखले गोले की त्रिज्या को वक्रता त्रिज्या कहेंगे। तो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन 22 नंबर है कि प्रकाश का अपवर्तन क्या है, इसके नियमों को लिखें। यह भी फिजिक्स का क्वेश्चन है। तो यह प्रकाश का अपवर्तन क्या है और इसके नियमों को लिखें। तो प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है, प्रकाश का अपवर्तन समझ लीजिए कि जब प्रकाश की किरण, क्या होता है कि जब प्रकाश की किरण, यह मान लीजिए क्या है, एक हम यहाँ पे बनाते हैं, ऊपर वाला भाग में हवा है, ऊपर वाला भाग में हवा है और नीचे वाला भाग में ये सब क्या है, जल है। मान लीजिए ये सब जल है। तो जब प्रकाश की किरण, मतलब प्रकाश की किरण यहाँ पे समझ लीजिए यह प्रकाश की किरण है और यह आ रही है। तो जब प्रकाश की किरण, जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो उसके दिशा में परिवर्तन हो जाती है, उसे ही प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए यह सीधा आ रहा था तो इससे तो सीधा निकल जाना चाहिए, लेकिन यह मुड़ जाता है, अभिलंब की तरफ मुड़ जाता है। यह नहीं होता है, यह मुड़ जाता है, तो इसके दिशा में यही परिवर्तन हो जाता है। तो इसी को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। तो इसका परिभाषा लिख देंगे आप लोग। यहाँ पे देखिए परिभाषा एक बार देख लीजिए कि परिभाषा क्या है कि प्रकाश का अपवर्तन क्या है, इसके नियमों को लिखे, इसके नियम को भी लिखना है। तो जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो उनके दिशा में परिवर्तन हो जाती है, उस परिवर्तन को ही क्या कहेंगे, प्रकाश का अपवर्तन कहेंगे। यहाँ पे देख लीजिए यह हवा था, यह जल था, और जब यह हवा से जल में जा रहा है तो क्या हो रहा है, इसके इस तरह आ रहा है और इस तरह मुड़ जा रहा है, तो दिशा में परिवर्तन हो जा रहा है, इसी को तो प्रकाश का अपवर्तन कहेंगे। तो जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो उसके जो दिशा में परिवर्तन होता है उस परिवर्तन को ही क्या कहेंगे, प्रकाश का अपवर्तन। और इसके नियम को भी लिखें, यहाँ पे देखिए इसके नियम को भी लिखे। तो इसके नियम कितने हैं आप लोगों को पता होगा कि इसके नियम 2 हैं। तो इसके 2 नियम है। पहला नियम क्या है कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब सभी एक ही तल में होता है। जैसे कि परिवर्तन का पहला नियम क्या था, प्रकाश का परिवर्तन का, कि आपतित किरण, परिवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब। तो यहाँ परिवर्तित की जगह सिर्फ अपवर्तित होगा।
आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब सभी एक ही तल में होते हैं। बस यहाँ पे परिवर्तित की जगह पर सिर्फ अपवर्तित कर देना है। अब दूसरा नियम क्या है? दूसरा नियम देखिए, यह दूसरा नियम इस दूसरे नियम को अलग तरह से भी पूछता है। कहता है कि यदि प्रकाश का परावर्तन का दूसरे नियम को लिखे या स्नेल को नियम को लिखे। यह प्रकाश का अपवर्तन का दूसरा नियम है। तो देखिए पहले क्या है दूसरा, यह आपतन कोण की जया, मतलब आपतन कोण की जया साइन आई तथा अपवर्तन कोण की जया मतलब साइन आर का अनुपात। इन आपतन कोण की जया तथा अपवर्तन कोण की जया का अनुपात जो होता है किन्हीं दो माध्यमों के लिए क्या होता है? नियतांक होता है, कांस्टेंट होता है। तो अर्थात देखिए साइन आई बाई साइन आर यह दोनों अनुपात हो गया, और यह किन्हीं दो माध्यमों के लिए क्या है? नियतांक है। जहाँ u है जो क्या है? यह एक नियतांक है। जहाँ u एक नियतांक है तो इन दोनों का अनुपात जो है एक नियतांक है। और यह क्या है? यहाँ पे नोट देकर लिखा गया है कि अपवर्तन के दूसरे नियम को स्नेल का नियम भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि स्नेल ने दिया था, इसलिए स्नेल का नियम कहा जाता है। तो आपके परीक्षा में पूछ देता है कि प्रकाश नहीं कि स्नेल का नियम क्या है, उनको लिखें। और ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि प्रकाश के अपवर्तन के किस नियम को स्नेल का नियम भी कहा जाता है। तो दूसरे नियम को स्नेल का नियम कहा जाता है, आप लोग याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है 23 नंबर, देखिए कि कांच की आयताकार सिल्ली में अपवर्तन के दो किरणों को नमनांकित चित्र बनाइए। क्या कर रहा है कि कांच की आयताकार सिल्ली में अपवर्तन के दो किरणों का नामांकित चित्र खींचे। इसमें सिर्फ चित्र खींचना है, अब जो कि अपवर्तन के लिए है। तो कांच की आयताकार सिल्ली में खींचना है। तो देखिए यहाँ पे देखिए दो किरणों का कह रहा है, तो लिख लेंगे यहाँ पे अपवर्तन के दो किरणों का चित्र इस प्रकार है। मतलब कि अपवर्तन के लिए दो किरण का चित्र खींचने के लिए कह रहा था, तो हम लोग लिख लेंगे कि अपवर्तन के दो किरणों का चित्र जो है इस प्रकार है। तो पहले आयताकार कांच की सिल्ली बना लिए। यहाँ पे देखिए कांच की सिल्ली है, आयताकार कांच की सिल्ली। अब यहाँ पे दो अभिलंब डाल दिए। दो किरण कह रहा था तो इसीलिए दो किरण को लिए हैं। तो यह अभिलंब दो डाल दिए, ये पहला अभिलंब है, यह दूसरा अभिलंब है। और सेम टू सेम जो यहाँ प्रक्रिया होगा वो भी यहाँ प्रक्रिया होगा। तो यहाँ पे समझिए कि कोई किरण है, यहाँ पे देखिए अभिलंब है यह, और यह कोई किरण आती है और इसमें कांच की सिल्ली में प्रवेश करती है और फिर बाहर मुड़ जाती है, निकल जाती है। तो यह अभिलंब के साथ जो कोण आती हुई किरण है, यह क्या कोण बनेगा? कोण आई, मतलब आपतन कोण। ये क्या कोण बनेगा? जब कांच की सिल्ली में प्रवेश करती है तो अपवर्तन कोण या निर्गत कोण, और यह मुड़ जाएगा। तो यह चित्र है जो कि अपवर्तन के दो किरणों का चित्र इस प्रकार है, यह खींचा गया है। तो आप लोग इस चित्र को बनाकर प्रैक्टिस कर लीजिएगा, क्योंकि यह 2 नंबर में क्वेश्चन आता है और आने की पूरी चांस है। तो यह एक बना देंगे और यह दूसरा बना देंगे, और सेम टू सेम जो यह किरण है उसी तरह इसको भी देखिए। यहाँ पे कोण आई है तो कोण आई, यहाँ पे कोण आर है तो कोण आर। अब इस अगर आप लोग नाम देना चाहेंगे कि यह क्या है, जो यह आ रहा है यह क्या है, तो यह आपतित किरण है। और यह जो है यह बीच वाला पूरा आयताकार कांच की सिल्ली है, नाम दे दीजिएगा। और यह जो किरण है यह निकल रहा है बाहर, तो यह निर्गत किरण है, मतलब अपवर्तित किरण टकराने के बाद निकल जा रहा है। तो इसको आपतित किरण, इसको निर्गत किरण, बस। और ये क्या है? अभिलंब है, तो इसको अभिलंब लिख दिए हैं। तो आप लोग लिख लीजिएगा। तो इसको चित्र बनाकर प्रैक्टिस कर लीजिए, क्योंकि यह क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में। अगला क्वेश्चन देखेंगे 24 नंबर। तो अगला 24 नंबर क्वेश्चन क्या है? उससे पहले कि अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लग रहा होगा, लग रहा है कि क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आने की संभावना है, तो आप लोग वीडियो को शेयर अपने दोस्तों में जरूर कीजिएगा। और चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसी ही वीडियो इस चैनल पर मिलती रहेगी। तो आगे क्वेश्चन क्या है कि अब देखिए पार्श्विक विस्थापन किसे कहते हैं। पार्श्विक विस्थापन किसे कहते हैं, यह भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसको समझ लीजिए। जैसे कि हम पहले बता चुके हैं कि कांच के आयताकार सिल्ली में दो किरणों का अपवर्तन को दर्शाना था, तो उसी तरह मान लीजिए यह कांच का सिल्ली है और यह क्या डाले थे? अभिलंब डाले थे, और यह भी अभिलंब डाले थे। तो यह किरण आ रहा था तो इसको आपतित किरण, और फिर यह टकराने के बाद यह कांच की सिल्ली में प्रवेश कर गया और फिर यह निर्गत हो जाएगा, मतलब मुड़ जाएगा। तो देखिए ये क्या है? अभिलंब है और यह आपतित किरण है, और यह क्या है? निर्गत किरण है। यह जो बाहर बाहर है यह आपतित किरण है, और यह जो निकल रहा है यह निर्गत किरण है, मतलब अपवर्तित किरण। और इसके बीच के जो यह लांबिक दूरी है ना, यह आयताकार सिल्ली में जो क्या है, इसके इस बिंदु के बीच और इस बिंदु के बीच जो यह दूरी है, लांबिक दूरी, इसी को क्या कहेंगे? पार्श्विक विस्थापन कहते हैं। तो इसको परिभाषा देख लीजिएगा इसका।
परिभाषा क्या है कि कांच के आयताकार सिल्ली से आपतित किरण, कांच के आयताकार सिल्ली से आपतित किरण एवं अपवर्तित किरण, यह अपवर्तित किरण के बीच की लांबिक दूरी, तो इस आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच के जो लांबिक दूरी है इसे क्या कहते हैं, पार्श्विक विस्थापन कहते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट था और आसान भी है। तो आप लोग लिख कर याद कर लीजिएगा, नहीं तो लिखेंगे तो आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा एक बार, क्योंकि यह आने की संभावना है। अगला क्वेश्चन स्टार्ट होता है केमिस्ट्री का 25 नंबर से। तो 25 नंबर क्वेश्चन क्या है देखिए, कह रहा है कि निम्न अभिक्रिया के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है। मतलब अभिक्रिया दे दिया है और इसको कह रहा है कि संतुलित रासायनिक समीकरण लिखे। इसमें यह भाषा में दे दिया है और इसको संकेत के माध्यम से संतुलित समीकरण में लिखना है। तो पहला ए नंबर है, 2 क्वेश्चन दिया है और कह रहा है कि यह क्या है कि भाषा में लिख दिया है और इसके संकेत के माध्यम से संतुलित समीकरण लिखना है, यही कह रहा है। तो पहला क्वेश्चन है देखिए ए नंबर 25 का ए और बी कर दिया है क्वेश्चन, यह केमिस्ट्री का है। तो आपके एग्जाम में यह 2 नंबर के पूछे जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन है कि सोडियम सल्फेट बेरियम क्लोराइड के साथ अभिक्रिया करता है। मतलब कि जो सोडियम सल्फेट है वह बेरियम क्लोराइड के साथ अभिक्रिया करता है। तो इसके लिए एक संतुलित समीकरण लिखना है। यहाँ पे देखिए संतुलित रासायनिक समीकरण अभिक्रिया के लिए, मतलब यह अभिक्रिया दे दिया और इसके लिए हमें संतुलित रासायनिक समीकरण लिखना है। तो आइए हम लिखते हैं पहला का क्या है ए नंबर कि सोडियम सल्फेट। तो सोडियम सल्फेट जब बेरियम क्लोराइड से अभिक्रिया करेगा तो कैसा करेगा और इसके लिए संतुलित समीकरण क्या होगा। तो उत्तर है हमारा ए नंबर का सोडियम सल्फेट है। तो सोडियम सल्फेट का सूत्र क्या होता है कि तो यह होता है Na2SO4 को क्या कहते हैं, सोडियम सल्फेट कहते हैं। और यह किससे अभिक्रिया करेगा तो बेरियम क्लोराइड से। तो बेरियम क्लोराइड को BaCl2 मतलब Ba से बेरियम और Cl2 से क्लोराइड, तो यह दोनों को अभिक्रिया करा दिए। क्या कह रहा है, सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड को दोनों को अभिक्रिया करा दिए। तो इसके फलस्वरूप क्या बन रहा है तो BaSO4 बेरियम सल्फेट बन रहा है प्लस 2NaCl मतलब कि सोडियम क्लोराइड। जब सोडियम सल्फेट बेरियम क्लोराइड से अभिक्रिया करेगा तो वह बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड बनाएगा। तो इसके लिए संतुलित समीकरण देखिए यहाँ पे संतुलित है कि नहीं है, इसको देख लीजिएगा। यह पहले इसमें Na मतलब कितना है सोडियम, सोडियम इधर कितना है 2 है और इधर सोडियम कितना है देखिए, सोडियम इधर 2Na है तो इधर भी 2 इधर भी 2, यह तो संतुलित है। फिर S मतलब सल्फर, सल्फर इधर कितना है यहाँ पे देखिए 1 है, कुछ नहीं है तो यहाँ पे 1 है। तो सल्फर इधर 1 है तो इधर भी क्या है यहाँ पे देखिए सल्फर क्या है 1 ही है, बराबर है। अब ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कितना है, ऑक्सीजन यहाँ पे देखिए 4 है तो इधर ऑक्सीजन कितना है 4 है, बराबर है। और बेरियम बेरियम कितना है 1 है तो बेरियम इधर भी 1 है, बराबर है। क्लोरीन कितना है तो क्लोरीन यहाँ पे देखिए क्लोरीन इधर 2 है तो इसमें जब 2 से गुना हो जाएगा क्लोरीन में तो 2 क्लोरीन, बराबर है। तो इसलिए यह संतुलित समीकरण हो गया। तो आप लोग इसे याद कर लीजिएगा। अब फिर बी नंबर क्या है देखिए कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है। मतलब कि कैल्शियम जो हाइड्रोक्साइड है वह कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को CaOH का होल 2 लिखते हैं, CaOH का होल 2। और यह किससे अभिक्रिया करेगा प्लस CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड से। तो जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया करेगा तो वो क्या बनाएगा उत्पाद में तो देखिए यह कैल्शियम कार्बोनेट बनाएगा प्लस जल। तो कैल्शियम कार्बोनेट और जल बनाया क्या अभिक्रिया करके, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके कैल्शियम कार्बोनेट और जल बनाया। तो यह देखिए पहले से ही संतुलित है, इसको सिर्फ अभिक्रिया पूछ रहा था तो यह अभिक्रिया संतुलित है, लिख दिए। अब यह दोनों अभिक्रिया हो गया, इतना लिख दीजिएगा, 2 नंबर आपको मिल जाएगा। अब अगला क्वेश्चन क्या है तो अगला क्वेश्चन देखिए 26 नंबर। देखिए अगला क्वेश्चन, जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है। ऐसा क्वेश्चन जो है 2024 के एग्जाम में गारंटी है कि पूछे ही जाएंगे। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ऐसे देगा और ज़रूर ऐसा क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम में, इसको याद ठीक से कर लीजिएगा। तो क्वेश्चन क्या है कि जब लोहे के कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है तो विलयन का रंग चेंज हो जाता है, मतलब परिवर्तन हो जाता है, क्यों बदल जाता है, यही उत्तर देना है। तो यहाँ पे ध्यान से समझिएगा कि जब लोहे की कील को, कुछ नहीं लिखना है, जो क्वेश्चन में था उसी को लिख दीजिए। जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है तो विलयन का रंग बदल जाता है। यहाँ पे क्यों बदल जाता है तो पूछ रहा है।
तो बिलियन का आप लोग आंसर लिखेंगे, बिलियन का रंग बदल जाता है। क्यों? तो क्योंकि तो उसी तरह यह लिखे हैं कि जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है तो विलयन का रंग इसीलिए बदल जाता है क्योंकि लोहा जो होता है वह कॉपर को क्या करता है, विलयन से जो कॉपर सल्फेट के विलयन से कॉपर को विस्थापित कर देता है, जिसके कारण जो होता है यह क्या हो जाता है, इसका रंग में परिवर्तन हो जाता है। इसके लिए एक अभिक्रिया है, देख लीजिएगा इसको। इसके लिए क्या अभिक्रिया है, जब लोहा के कील मतलब आयरन को, Fe को, आयरन का संकेत Fe होता है, इसी को लोहा बोलते हैं। तो जब यह कॉपर सल्फेट के साथ अभिक्रिया करके विलयन बनेगा तो यह क्या करेगा, देखिए यहाँ पे कॉपर सल्फेट है, सल्फेट के साथ क्या है, कॉपर है। तो यहाँ पे यह कॉपर को विस्थापित कर दे रहा है। देखिए इस इसमें क्या था, कॉपर सल्फेट था, लेकिन यहाँ पे फेरस सल्फेट आ गया तो यह कॉपर को विस्थापित कर दिया। यहाँ पे विस्थापित कर रहा है, ये फी कॉपर को हटाकर इसके जगह पर आ रहा है। देखिए यहाँ पे तो यह कॉपर को विस्थापित कर दे रहा है, जिसके कारण जो है इस लोहे की कील को विलयन में डुबोया जाता है तो इसमें रंग में परिवर्तन हो जाता है। देखिए यहाँ पे कॉपर सल्फेट कैसा था, नीला था। जब यह फेरस सल्फेट आया तो यह कुछ हरा, और यह कॉपर को उधर किया तो यह लाल भूरा हो गया है। तो इसके जो रंग में हो रहा है वो परिवर्तन हो जा रहा है। तो क्या क्वेश्चन था, जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है? तो कुछ नहीं लिखना है कि जब लोहे, लिखना है कि क्वेश्चन में जैसा है उसी तरह कि जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है तो विलयन का रंग बदल जाता है क्योंकि कॉपर जो होता है, क्योंकि जो लोहा होता है वह कॉपर सल्फेट के विलयन में कॉपर को ही विस्थापित करता है, जिसके कारण उसका रंग में परिवर्तन हो जाता है। और यह अभिक्रिया याद कर लीजिएगा। तो यह काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था। अब अगला क्वेश्चन आता है, देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन कर रहा है कि रेडॉक्स अभिक्रिया क्या है। 27 नंबर क्वेश्चन है, रेडॉक्स अभिक्रिया क्या है, एक उदाहरण देकर समझाना है। तो रेडॉक्स अभिक्रिया बता दें कि वैसी अभिक्रिया है जिसमें ऑक्सीकरण और अवकरण दोनों अभिक्रिया साथ साथ हो। यहाँ पे समझा रहे हैं वैसे अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण अवकरण दोनों साथ। अब ऑक्सीकरण अवकरण क्या है, तो ऑक्सीकरण जिसमें ऑक्सीजन का योग, ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण यहाँ पे लिख देते हैं, ऑक्सीकरण अवकरण शॉर्टकट में लिखते हैं, आप लोग समझ लीजिएगा। ऑक्सीकरण मतलब ऑक्सीजन O2 का योग, O2 मतलब ऑक्सीजन का योग, और यहाँ पे अवकरण मतलब O2 का वियोग और हाइड्रोजन का योग। यहाँ पे हाइड्रोजन का सिर्फ योग समझिए ना, हाइड्रोजन का योग मतलब ऑक्सीकरण वैसी अभिक्रिया है जिसमें ऑक्सीजन क्या होता है, जुटता है, और हाइड्रोजन जो होता है वियोग मतलब निस्स्थापित होता है, वो निष्करण होता है हाइड्रोजन का। और अवकरण में क्या होता है, हाइड्रोजन ही जुटता है, ऑक्सीकरण का निष्करण होता है। तो समझ लीजिए कि यहाँ पे एक अभिक्रिया दे देते हैं। तो इस जो रेडॉक्स अभिक्रिया है यह दोनों अभिक्रिया साथ साथ ऑक्सीकरण क्रिया और अवकरण की अभिक्रिया जो है दोनों साथ साथ होगा, उसी को तो रेडॉक्स अभिक्रिया कहेंगे। तो एक अभिक्रिया देते हैं CuO प्लस H2, यह क्या बनेगा, Cu प्लस H2O। यह एक अभिक्रिया है, ध्यान से समझिएगा। हम क्या बोले हैं, जिसमें ऑक्सीजन जुटेगा उसको ऑक्सीकरण, जिसमें हाइड्रोजन, जिसमें क्या करेगा, हाइड्रोजन जुटेगा उसको क्या कहेंगे, तो उसको कहेंगे अवकरण। तो ऑक्सीजन इसमें जुटेगा और इसमें ऑक्सीजन तो हटेगा। तो यहाँ पे देखिए यह क्या हो रहा है कि यह जो है कॉपर, यह एक कॉपर है और इसमें क्या है, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन जुटा हुआ है। लेकिन यहाँ पे देखिए कॉपर से ऑक्सीजन क्या हो रहा है, हट रहा है, और ऑक्सीजन में जुट रहा है। ऑक्सीजन में क्या हो रहा है, जुट रहा है। तो यहाँ पे कॉपर का जो हो रहा है, कॉपर का क्या हो रहा है, कॉपर का अवकरण, कॉपर का अवकरण, और हाइड्रोजन में ऑक्सीजन, हाइड्रोजन था और इसमें ऑक्सीजन जुट गया। तो हाइड्रोजन में ऑक्सीजन जुट गया तो ऑक्सीजन जुटेगा तो उससे क्या कहेंगे, यहाँ पे कॉपर का ऑक्सीकरण हो रहा है, कॉपर का ऑक्सीकरण, क्योंकि जिसमें हाइड्रोजन जुटता है उसको अवकरण कहेंगे। तो इसमें देखिए कॉपर में ऑक्सीजन था और यह कॉपर से ऑक्सीजन हट गया तो यह कॉपर का क्या हो गया, ऑक्सीकरण, और हाइड्रोजन में जुटा तो अवकरण हो गया। तो यह दोनों अभिक्रिया साथ साथ हो रहा है, इसी को कहेंगे रेडॉक्स अभिक्रिया। तो रेडॉक्स अभिक्रिया वैसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अवकरण दोनों अभिक्रिया साथ साथ होती है उसे कहेंगे उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। यहाँ पे क्या था, CuO प्लस H2, तो ये क्या बना रहा था, Cu प्लस H2O। तो यहाँ पे देखिए हम क्या बोले थे कि जिसमें जो होगा, यहाँ पे समझ लीजिए, जिसमें ऑक्सीजन का योग होगा उसको क्या कहेंगे, ऑक्सीकरण। तो इसमें तो ऑक्सीजन, कॉपर के साथ ऑक्सीजन था, लेकिन यहाँ पे कॉपर के साथ ऑक्सीजन हट रहा है। तो ऑक्सीजन जब हटेगा तो उसको अवकरण कहेंगे।
तो कॉपर का यहाँ पे हो रहा है अवकरण हो रहा है, और हाइड्रोजन के साथ यहाँ पे हाइड्रोजन अकेला था और इसमें ऑक्सीजन जुट गया, तो ऑक्सीजन हाइड्रोजन का यहाँ पे क्या हो रहा है, हाइड्रोजन का जो है ऑक्सीकरण हो रहा है। ऑक्सीकरण क्योंकि ऑक्सीजन जुट रहा है और इसमें ऑक्सीजन हट रहा है तो अवकरण, और इसमें जुट रहा है तो ऑक्सीकरण। तो यह अभिक्रिया था। देखिए यहाँ पे यह उदाहरण में एक उदाहरण देकर समझाने के लिए कहा था, तो एक उदाहरण दे दिए और इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। इसमें दोनों अभिक्रिया हो रहा है, ऑक्सीकरण और अवकरण, इसीलिए यह रिडक्स अभिक्रिया है। अब अगला क्वेश्चन है कि 28 नंबर, उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है? उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है, या आप उदासीनीकरण अभिक्रिया से क्या समझते हैं, एक उदाहरण देकर समझाइए। तो उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या होता है? जब अम्ल और क्षार आपस में मिल जाते हैं और वह मिलने के बाद क्या किस का निर्माण करते हैं? तो जल और लवण का। जैसे कि अम्ल क्या होता है? HCl, एक प्रकार का अम्ल है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। और NaOH, सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड है। तो यह हो जाएगा अम्ल। यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे ठीक से समझिएगा। HCl और NaOH यहाँ पे क्या बनेगा? तो NaCl H2O। HCl क्या है? अम्ल है। NaOH क्या है? क्षार है। NaOH क्या है? क्षार है। NaCl क्या है? लवण है। H2O क्या है? जल है। तो जब अम्ल और क्षार मिलकर आप क्या निर्माण करते हैं? लवण और जल का निर्माण करते हैं, उसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। बस यहाँ पे देखिए कि उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है, एक उदाहरण देकर समझाएं। तो जब अम्ल और क्षार आपस में मिलकर जल का और लवण का निर्माण करते हैं, उसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। यहाँ पे यह क्या है? अम्ल और यह क्षार दोनों मिल गया और यह लवण और जल का निर्माण किया, इसे कहेंगे उदासीनीकरण अभिक्रिया। तो यह अभिक्रिया था, याद कर लीजिएगा। अगला अब बायोलॉजी का क्वेश्चन स्टार्ट होता है। यहाँ पे देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, पित्त क्या है, पाचन में इसका क्या महत्व है? पित्त क्या है, इसके पाचन में महत्व बताना है। तो यह 2024 के लिए एकदम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको बहुत अच्छा से याद कर लीजिएगा। काफ़ी आसान परिभाषा में लिखा गया है। तो यह इसका आंसर क्या है? देखिए, पीत रस एक क्षारीय द्रव है। आप लोगों को पता है पीत जो है क्षारीय है, तो यह लिख दिए हैं कि पीत रस जो है एक क्षारीय द्रव है, जो हमारे यकृत मतलब लीवर से स्रावित होता है, लीवर से बनता है। यह इतना लिख दिए। अब क्या कर रहा है कि इसका स्वाद जो होता है कैसा? क्षार का जो होता है वह स्वाद कैसा होता है? कार्बा ही होता है। तो इसका स्वाद जो होता है कार्बा होता है। अब इसका थोड़ा रंग देख लीजिएगा, यह कुछ गाढ़ा पीला या हरा रंग का पदार्थ होता है। अब इसका महत्व भी लिखना है। पित्त का कार्य, पाचन में कार्य या महत्व लिखना है। तो इसका जो पित्त का जो पाचन में कार्य होता है वो देखिए क्या है। पाचन में इसका मतलब पित्त का महत्वपूर्ण भूमिका होता है। क्यों? क्योंकि यह भोजन में उपस्थित जीवाणु को नष्ट कर देता है। मतलब भोजन में जितने भी छोटे छोटे क्या है जीवाणु होते हैं, उसको खत्म कर देता है और भोजन को सड़ने भी नहीं देता है। यह पित्त का कार्य है। तो इतना आसान परिभाषा था, यह आप लोग 2 बार पढ़ लीजिएगा तो याद हो जाएगा। और यह 2024 के लिए काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, यह पूरा चांस है आने की। और अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, दीर्घ रोम क्या है? यह भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन को आप लोग पूरा अच्छा से याद कर लीजिए, क्योंकि यह ऐसे क्वेश्चन जो है वो पूरी पूछे जाने की संभावना होती है और यह पूछे भी जाएंगे कि दीर्घ रोम क्या है, इसके कार्य को लिखें, मतलब इसके कार्य लिखें। तो दीर्घ रोम हम बता दें कि दीर्घ रोम जो होती है हमारे छोटी आंत के आंतरिक दीवार में, मतलब क्षुद्रांत के आंतरिक सतह में यह उंगली है, उंगली नुमा जो होती है उसकी संरचनाएं होती है, वह संरचनाएं जो हमारे आंतरिक मतलब छोटी आंत के आंतरिक सतह में उंगली नुमा संरचनाएं जैसी होती है, उसे ही दीर्घ रोम कहते हैं। और यह कहाँ होती है? क्षुद्रांत मतलब छोटी आंत के आंतरिक सतह पर। तो इसका आंसर क्या है कि छोटी आंत के आंतरिक सतह पर अनेक अंगुली नुमा प्रवर्ध मतलब संरचनाएं होती है, जिसे दीर्घ रोम कहते हैं। अब इसका कार्य पूछ रहा है, तो यह
देखिए यह पचे हुए भोजन के अवशोषण में सहायक होता है, मतलब पचे हुए भोजन के अवशोषण करता है और उस पचे हुए भोजन का अवशोषण में सहायक होता है। इसको याद कर लीजिएगा, यह काफ़ी ज़्यादा आसान परिभाषा है और यह ज़्यादा बोझ भी नहीं लगेगा और यह क्वेश्चन पूछा भी जाएगा 2024 में। इसको टिक मार दे रहे हैं, यह क्वेश्चन आएगा। अब अगला क्वेश्चन क्या है, 31 नंबर देखिए, मानव में परिवहन तंत्र के घटक कौन कौन से हैं? मानव में परिवहन तंत्र के, अगला क्वेश्चन है 31 नंबर कि मानव में परिवहन तंत्र के घटक कौन कौन से हैं? 2 घटकों के कार्य लिखें। मतलब पूछ रहा है परिवहन तंत्र के घटक मनुष्य में क्या क्या है और 2 घटक का कार्य भी लिखना है। तो हम बता दें कि मनुष्य में जो मनुष्य के मतलब मानव के परिवहन तंत्र के प्रमुख घटक निम्नलिखित हैं। प्रमुख घटक निम्नलिखित हैं। पहला है हृदय, दूसरा रुधिर, तीसरा धमनी तथा चौथा शिराएँ है। अब इनमें यह प्रमुख घटक है, परिवहन तंत्र का प्रमुख घटक है मानव में। तो मानव में परिवहन तंत्र का प्रमुख घटक निम्नलिखित है। पहला हृदय, दूसरा रुधिर और धमनी शिरा। ये लोग आप लोगों को तो ये सब पता ही होगा और इनमें 2 का कार्य लिख देना है। तो आप लोग को जो भी आसान लगे उसको लिख देना है। शिरा आसान लगे शिरा को लिख दीजिएगा, धमनी को लिख आसान लगे तो धमनी लिख दीजिएगा, हृदय के बारे में आपको पता होगा, इसके बारे में लिख दीजिएगा। तो इसके हम 2 कार्य भी लिख देते हैं। तो 2 घटक का कार्य हम लिख देते हैं। 2 घटक का कार्य निम्नलिखित है। पहला हम हृदय के बारे में लिखे हैं और दूसरा धमनी के बारे में। हृदय जो होता है यह आप लोग को पता होगा कि रुधिर मतलब रक्त को शरीर के सभी अंगों, शरीर के विभिन्न अंगों की सभी कोशिकाओं में भेजता है। हृदय क्या करता है? हृदय जो होता है रक्त को शरीर के विभिन्न कोशिकाओं के सभी विभिन्न अंगों के सभी कोशिकाओं में भेजता है। यह हृदय का कार्य होता है कि यह रुधिर को शरीर के विभिन्न अंगों की सभी कोशिकाओं में रक्त को भेजता है। यह हृदय का कार्य हो गया। अब धमनी को लिख दिए हैं, तो धमनी क्या करता है? धमनी में शुद्ध रक्त का परिवहन होता है। लिख दीजिएगा, यह पूरा शुद्ध रक्त का बहाव करता है। धमनी हो गया, यह 2 घटक का कार्य हो गया। अब पूछ रहा था कि मानव में परिवहन तंत्र का प्रमुख घटक क्या है? तो मानव में परिवहन तंत्र के प्रमुख घटक निम्नलिखित हैं। आप लोग को बताया धमनी, शिरा, रुधिर और हृदय, और उन दोनों में आप लोग को जो भी आसान लगे लिख दीजिएगा। हमें हृदय और धमनी के बारे में लिखे हैं। अब अगला क्वेश्चन क्या है देखिए, अगला क्वेश्चन में जाइलम और फ्लोएम में अंतर लिखें। तो जाइलम और फ्लोएम में बता दूं कि जाइलम क्या होता है, आप लोग को आसानी से याद करना है, नहीं कि रटना है। देखिए जाइलम, एक मान लीजिए यह पेड़ है, यह पेड़ पौधा है, यहाँ पे समझिए पेड़, यह पेड़े हैं समझ लीजिए। यह यहाँ से यह क्या होता है? जड़, जड़ है। यहाँ से पत्ता निकाल लेते हैं, ये सभी मान लीजिए कि यह क्या है? पेड़ है और यह जड़ है। तो यहाँ पे जल, जाइलम, जाइलम जल को नीचे से ऊपर ले जाता है, नीचे से ऊपर जाइलम होता है। जाइलम का कार्य जल को नीचे से ऊपर ले जाना होता है। और फ्लोएम क्या होता है? फ्लोएम जो होता है खाद्य पदार्थों को, मतलब भोजन को, खाद्य पदार्थों को वह नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे दोनों का कार्य करता है। तो जो जाइलम होता है वह जल के वहन के लिए उत्तरदायी होता है और फ्लोएम जो होता है भोजन के वहन के लिए उत्तरदायी, मतलब भोजन को नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे परिवहन करता है। तो यह जाइलम और जाइलम देखिए नीचे से ऊपर ले जाता है तो यह एक दिशीय हो जाएगा, और फ्लोएम ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर दोनों कार्य करता है तो वह द्विदिशीय हो जाएगा। अब यह अंतर काफ़ी आसानी से लिखा जा सकता है। तो यहाँ पे समझिए जाइलम और फ्लोएम में निम्नलिखित अंतर है। जाइलम जल के वहन के लिए उत्तरदायी होता है, जो कि बता दिए। और फ्लोएम, फ्लोएम क्या होता है? खाद्य पदार्थ, खाद्य पदार्थ सोडियम लवण। यहाँ पे देखिए फ्लोएम लवण खाद्य पदार्थों के उत्तर के लिए उत्तरदायी होता है। फ्लोएम जो होता है वह लवण खाद्य पदार्थों के लिए उत्तरदायी होता है और जाइलम जल के वहन के लिए उत्तरदायी होता है। अब जाइलम में जो होता है चालनी नलिकाएं, चालनी कोशिकाएं नहीं पाई जाती हैं, जबकि इसमें फ्लोएम में चालनी कोशिकाएं पाई जाती है। ऑब्जेक्टिव पूछेगा कि निम्न में से किसमें चालनी कोशिकाएं पाई जाती है, तो यह फ्लोएम में होता है। और यह 2 अंतर हो गया। अब तीसरा क्या है? यह एक दिशीय होता है, अर्थात नीचे से ऊपर की ओर ले जाता है जल को। और यह फ्लोएम लिख दीजिएगा, यह 2 दिशीय होता है, अर्थात नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे। यह आपके आंसर हो गया। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा। तो आप लोग को अच्छा लगा तो वीडियो को अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा।